चलिए गाइस, बात करते हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। और अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। वाकई में ये होश उड़ाने वाली खबर है, तुमको सोचने पे भी मजबूर करेगी और तुम्हारे पैरों से जमीन भी खिसका ले जाएगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। दो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो मैं आपके सामने रखूंगा, और ये खबर बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि अब रामा स्टील ट्यूब में क्या होने वाला है, कितनी बड़ी हमें हलचल देखने को मिलने वाली है। जैसा आप लोग आज देख ही रहे हैं कि भाई रामा स्टील 5 दिनों से ये सीधा 22% तक भागता हुआ नजर आया, जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के दिन भी ये लगभग 9.62% भागता हुआ नजर आया है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात, क्या आगे भी ये और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएगा या फिर नहीं। अभी आप इधर देखिए, मैं हूं स्क्रीनर पे, मैंने इधर रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो सिर्फ 49 सेकंड हुए इस अपडेट को आए। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, मेरे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। मैं पहले आपको डेट चेकआउट करा देता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आप डेट चेकआउट कर सकते हैं 13 मई 2025। आज भी 13 मई है। इसका इम्पैक्ट हमें 14, 15, 16, 17 मई तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने फंड राइज का प्लान बना लिया है। तो जानेंगे कि कंपनी इस फंड का करेगी क्या, और जो इन्वेस्टर इस कंपनी में पहले से ही इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट होने की सोच रहे हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि कंपनी फंड ये लाएगी कहां से लाएगी, इनफैक्ट कैसे लाने वाली है, ये भी पता होना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं, कंपनी फंड के बदले शेयर देती है, तो ये शेयर कहां से आने वाले हैं, और इन्वेस्टर्स को किन किन वो बड़ी बातें हैं जिनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो यूएस और चाइना की ट्रेड डील चल रही है, उससे रामा स्टील ट्यूब का क्या लेना देना है, और ये स्टॉक क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यूएस और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल कंज्यूमर और ट्रेडर है। सबसे ज्यादा मेटल कंज्यूम करती हैं ये दोनों कंट्रीज, और जब इन दोनों कंट्रीज के बीच में ही अच्छी खासी ट्रेड डील, एक पॉजिटिव ट्रेड डील हमें देखने को मिलती है, तो ग्लोबल डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है। और ये जो टैरिफ कम होने की बात हो रही है, टैरिफ के और ट्रेड बैरियर जो हटाए जा रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में, तो इससे स्टील भी बढ़ेगा, एल्युमिनियम भी बढ़ेगा, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, इनकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। अब इस न्यूज से रामा स्टील का क्या लेना देना, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो रामा स्टील कंपनी है, अपनी स्टील ट्यूब और स्टील पाइप को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, और जब ग्लोबल डिमांड बढ़ती है तो इनका एक्सपोर्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। कंपनी को बेटर प्राइस भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी ज्यादा पैसा कंपनी कमाने लगती है पर यूनिट बेचने पर। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट तो बढ़ता ही है, और हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बढ़ने लगता है, यानी कि इंडिया की डिमांड भी बढ़ने लगती है। इंडिया का जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें जो मेटल का डिमांड है वो तेजी से बढ़ने लगता है, और रामा स्टील एक अच्छा खासा और जाना माना सप्लायर है। लोकल डिमांड बढ़े या फिर इंटरनेशनल डिमांड बढ़े, रामा स्टील को फायदा होता है। कहने का मतलब ये है कि यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ टेंशन चल रही है वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि रामा स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी। और हम कह सकते हैं कि भाई इस खबर के बाद आगे रामा स्टील को एक अच्छा ऑर्डर, एक पावरफुल ऑर्डर मिल सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें अभी से देखने को मिल रहा है। अभी से स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 8 से 9% के आसपास स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा है। देखो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तो यही हाल है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तब तो यही हाल है कि भाई स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं और स्टॉक नीचे गिर गया, तो कोई ना कोई न्यूज़ जरूर होगी जिसकी अपडेट आपको जल्दी इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो स्टॉक मार्केट होता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ बैकएंड में चल रहा होगा, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में हलचल हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी कंपनी पे रिसर्च करो तो उसकी रिसेंट अपडेट ही देखो। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, और इस खबर का जो इम्पैक्ट है रामा स्टील में काफी लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलेगा, लगभग 17 से 18 मई तक हमें देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पीछे का रीजन है ये, 21 मार्च 2025 को कंपनी एक मीटिंग रखने जा रही है। उसके बाद इन्वेस्टर से परमिशन ली जाएगी, वोटिंग्स खोली जाएंगी, इन्वेस्टर्स वोट करेंगे फंड राइज के लिए, फिर कहीं जाके कंपनी अपने फंड को आगे रिवील करेगी। इसीलिए 21 मई तक ये काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कंपनी फंड का किन कामों में यूज करने वाली है, मतलब कि कंपनी को फंड की जरूरत क्यों पड़ रही है। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई कंपनी नई फैक्ट्री लगाने की सोच सकती है, और जो पुराने प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी कंपनी इंक्रीज करना चाहती है, उसके लिए कंपनी को फंड चाहिए। नई मशीनरीज खरीदने के लिए या ऑटोमेशन करने के लिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वहीं कंपनी अपने इस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहे, ज़्यादा माल बेचना चाहे, बनाना चाहे, जिससे ज़्यादा सेल हो, तो इसके लिए भी कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी 21 मई 2025 को एक बड़ी बोर्ड मीटिंग रखने वाली है, और इस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स भी होंगे, कंपनी का मैनेजमेंट भी होगा, और इसी मीटिंग के अंदर कंपनी फंड राइज का जो प्रपोजल है उसको कंसीडर करेगी। और अगर 21 मई 2025 को जो कंपनी का बोर्ड है उसने
फंड अप्रूवल कर दिया, फंड के लिए हाँ कर दिया, तो कंपनी फिर शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए EGM या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाएगी और वोटिंग अगर पॉजिटिव आती है तो शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव कर दिया है। उसके बाद कंपनी फंड राइज का आगे प्लान डिस्कस करने वाली है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि फंड राइज करने का कौन सा तरीका कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। तो यहाँ पर अभी तक के डेटा के हिसाब से रामा स्टील ज्यादातर फंड राइज करने के लिए 2 मेजर तरीके यूज करती है। जैसे अप्रैल 2024 में भी कंपनी ने फंड राइज करने के लिए लगभग उस टाइम 500 करोड़ का फंड राइज किया था। उसके लिए कंपनी ने फर्दर पब्लिक ऑफर निकाला था, यानी कि FPO निकाला था। FPO के जरिए ही कंपनी ने फंड राइज किया था और 29 अप्रैल 2025 यानी कि अभी कुछ महीने पहले ही कंपनी ने एक और फंड राइज किया था। लेकिन ये वाला फंड राइज कंपनी ने प्रिफरेंशियल बेसिस पे अलॉट किया था, जिसमें कुछ शेयर कंसिडरेशन अदर कैश के रूप में दिए गए थे। और ये जो अलॉटमेंट कंपनी ने किया था, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पार्टनर्स को ही मौका मिला था इन स्टॉक्स को खरीदने का। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। कहने का मतलब ये है कि भाई रामा स्टील 2 तरीके यूज करती है और इस बार भी इन दोनों तरीकों में से एक तरीका यूज करेगी फंड राइज करने के लिए। हो सकता है कंपनी FPO से फंड राइज करे, हो सकता है कि कंपनी प्रोफेशनल अलॉटमेंट का यूज करके कंपनी फंड राइज करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इन्वेस्टर पहले से ही इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जिनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोलते हैं, उनको किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि फंड राइज करने से कंपनी नए शेयर्स निकालेगी। नए शेयर्स निकालने से उनका परसेंटेज कम हो जाएगा, यानी कि उनका स्टॉक का डाइल्यूशन होगा। तो सबसे पहले अगर हम FPO की बात करें तो यहाँ पर कंपनी पब्लिक के लिए नए शेयर इशू करती है और अगर आप पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, यानी कि आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप उन शेयर्स को नहीं खरीदते, तो आपका जो परसेंटेज है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से कल को कंपनी डिविडेंड अलाउ करती है तो आपको डिविडेंड थोड़ा कम मिलेगा, अर्निंग पर शेयर कंपनी का गिर जाता है, नए इन्वेस्टर्स एंट्री नहीं लेते तो स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता। तो ये डाइल्यूशन कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव होता है। अगर FPO कंपनी लेके आएगी तो भी डाइल्यूशन होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर कंपनी प्रोफेशनल अलॉटमेंट के थ्रू फंड राइज करेगी तब भी डाइल्यूशन होगा। लेकिन प्रोफेशनल अलॉटमेंट काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, खासकर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही डायरेक्ट शेयर देती है और ये शेयर भी नए होते हैं तो टोटल शेयर काउंट बढ़ता है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर्स खरीद भी नहीं सकते, उनका ऑटोमेटिकली डाइल्यूशन हो जाता है। कह सकते हैं कि दोनों ही केस में इन्वेस्टर्स का डाइल्यूशन होगा, यानी कि उन्होंने जितने भी शेयर्स खरीदे हुए हैं उन शेयर्स में जो भी परसेंटेज आज उनके पास है, कंपनी फंड राइज करेगी तो वो परसेंटेज उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन अगर कंपनी FPO के जरिए फंड राइज करती है तो थोड़ा ये राहतमंद होता है, क्योंकि FPO में सबको मौका मिलता है और ये जरूरी भी नहीं है कि आपको लेना है। बट अगर कंपनी प्रोफेशनल अलॉटमेंट के थ्रू फंड राइज करेगी तो कुछ लोगों को ही शेयर खरीदने का मौका मिलता है और बाकी जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंपनी में से परसेंटेज भी कम हो जाता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि भाई अगर कंपनी फंड राइज कर रही है तो डाइल्यूट तो होगा आपका स्टॉक, और डाइल्यूशन हमेशा बुरा नहीं होता अगर कंपनी फंड का सही से यूज करती है और कंपनी उस फंड से प्रॉफिट बढ़ा लेती है। तो बाकी एक और आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो देना चाहूंगा जो आपको पता होना चाहिए। मान लो कि अगर कोई भी इन्वेस्टर FPO या फिर प्रोफेशनल अलॉटमेंट में निकाले गए जो नए शेयर्स हैं उन शेयर्स को खरीदे ही ना, कोई भी नहीं खरीदे, तो क्या कंपनी फंड राइज नहीं कर पाएगी? तो गाइस सबसे पहले अगर हम FPO की बात करें तो FPO में अगर इन्वेस्टर शेयर नहीं खरीदते तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि FPO का मतलब ही है पब्लिक ऑफर। जो भी खरीदना चाहे वो डिस्काउंट पे स्टॉक को खरीद सकता है और अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स नहीं खरीद रहे तो कोई और इन्वेस्टर खरीद लेगा और कंपनी को फिर भी फंड मिल जाएगा। और अगर कंपनी ने मान लो 100 शेयर निकाले हैं जिसमें से 10-20 शेयर्स ही खरीदे गए हैं, बाकी 90 शेयर्स नहीं खरीदे, तो कंपनी को उतना ही फंड मिलेगा जितने शेयर्स खरीदे गए हैं। तो इसमें कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा डरती है कि भाई अगर इन्वेस्टर्स ने नहीं खरीदे तो वो जितना अमाउंट चाहते हैं फंड के लिए उतना अमाउंट उनको मिलेगा नहीं, तो उनका काम पूरा हो नहीं पाएगा। इसीलिए कंपनी बहुत रेयर चांसेस होती है कि FPO के थ्रू फंड राइज करे। और अगर कंपनी को इस फंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो कंपनी, मुझे ऐसा लगता है, प्रोफेशनल अलॉटमेंट के थ्रू ही फंड राइज करेगी, क्योंकि इसमें कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि किन किन लोगों को शेयर्स देना है और वो लोग भी तैयार रहते हैं शेयर खरीदने के लिए। और ये मोस्टली प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर्स ही होते हैं। और अगर वो लोग एट मोमेंट पे शेयर खरीदने से मना कर देते हैं तो ये अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है और कंपनी को फंड नहीं मिलता और फिर कंपनी को नया प्रपोजल लाना पड़ता है, फिर से कोई नया इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता है जो एग्री करे, फिर से कंपनी प्रोफेशनल अलॉटमेंट करती है। तो ओवरऑल हमको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपको समझनी चाहिए वो यही हैं कि स्टॉक में जो तेजी आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि US और चाइना की जो ट्रेड डील है
और कंपनी जो फंड राइज का प्लान बना रही है, इन सबको देखते हुए स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि भाई कंपनी को आगे कोई बड़ी डील लगने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी अभी से फंड राइज कर रही है और वो डील अभी कंपनी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एक स्पेकुलेशन है जो मैंने आपके सामने रख दिया। फिर भी ये आपको ध्यान रखना है कि फंड राइज करने से जो भी इन्वेस्टर अभी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, उनका जो परसेंटेज है वो डाइल्यूट होता है। और डाइल्यूशन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बहुत नेगेटिव भी नहीं है अगर कंपनी फंड का अच्छे से यूज करती है। तो बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर इसी तरह से डिस्कशन करूं तो कमेंट के नीचे आपको यस जरूर लिखना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।